मेक इन इंडिया। आपने ये शब्द हमेशा सुना होगा और ये शब्द आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और इसके बारे में कई तरह की सोशल मीडिया और टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा। स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, डेवलपिंग इंडिया, विकसित भारत, इस तरह की तमाम कई चीजें जो मौजूदा दौर में हमें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो चैनल्स हों या फिर वो कोई पेपर्स हो या हमारे आस-पास में कहीं न कहीं बातचीत करते हुए कुछ लोग हों। इस तरह के लोगों के साथ में हम ये शब्द सुनते हैं, लेकिन असल मायने में ये शब्द हैं क्या? इन शब्दों के पीछे सोच क्या है, विचार क्या है और इन सब चीज़ों के पीछे प्रयास क्या है? इन्हीं सब चीज़ों के और मुद्दों के और विषयों के बारे में आज हम एक स्पेशल पॉडकास्ट में इन्हीं सब चीज़ों में बात करेंगे कि किस तरीके से भारत विकसित बनेगा, किस तरीके से हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर हमारी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाएँगे और विश्व पटल पे अर्थव्यवस्था के दौर में हम अग्रणी पायदान पे काबिज हो सकेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं महेश शर्मा जी, जो विकसित भारत संस्थान के नमस्कार भाई साहब। भाई साहब विकसित भारत एक हम जो चीज़ें हैं वो सुनते हैं कि विकसित भारत होगा और भारत विकसित होना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पॉडकास्ट की जो शुरुआत करना चाहूँगा उसकी भूमिका ये रहेगी कि ये एक विचार है। जी, चाहे हम विकसित भारत की बात कर लें, स्वदेशी की बात कर लें, आत्मनिर्भर की बात कर लें, लेकिन ये कहीं न कहीं एक विचार है। इस विचार के पीछे काम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी पर्दे के सामने आ ही नहीं रहे। वो पर्दे के पीछे पता नहीं कहाँ एक गुमनामी में काम कर रहे हैं और इस देश को वो सब चीज़ें दे के चले जाएँगे, जिसकी इस देशवासियों ने कल्पना नहीं की होगी। यहाँ पे उनका त्याग, बलिदान और उनके धैर्य की परीक्षा है। क्योंकि जिस विचार को लेके वो चल रहे हैं, वो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने ये विचार रखा और कल हो जाएगा। ये कितने पुराना विचार होगा, कहाँ का विचार होगा और उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास कर रहे होंगे, कितने प्रयासरत वो हैं और कितने धैर्य के साथ में वो इसकी परीक्षा ले रहे हैं कि जी, इसका रिज़ल्ट आने वाले समय में देशवासियों को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप विकसित भारत संस्थान को संकल्प संस्थान है, उसको चला रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहूँगा कि बेसिकली विकसित भारत संकल्प संस्थान है क्या? और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? जी। दिव्या जी, आज आपके माध्यम से देश और विदेश में बैठे सभी राष्ट्र प्रेमी बंधु भगिनियों को प्रणाम करते हुए मैं इस चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। विकसित भारत यह एक संकल्पना है, जहाँ प्रत्येक हाथ को काम, प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली प्राप्त हो। यह विकसित भारत की एक प्रारंभिक और मौलिक संकल्पना है। जी, माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी नायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया कि 2047 15 अगस्त को भारत जब अपनी आजादी का स्वर्ण जयंती मना रहा होगा, जब आजादी को 100 वर्ष पूरे हो गए होंगे, उस कालावधि तक भारत भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आना चाहिए। तो दुनिया के देशों को यदि हम देखें तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक गरीब राष्ट्र, जहां पर औसत और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित समाज आज भी जीवित है, रह रहा है और प्रयासरत है मानवता के मूलभूत संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। उसके ऊपर की श्रेणी के राष्ट्रों को यदि देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वे राष्ट्र जो उससे तो ऊपर आ गए हैं, परंतु अभी भी वे मूलभूत सुविधाओं से थोड़ा ऊपर उठकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। रोड पर, रेलवे पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर, बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, इन सारे विषयों पर वे धीरे धीरे ऊपर उठे हैं। परंतु एक स्तर जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को मानते हुए रहता है, उसके नीचे नीचे का जीवन यापन वहां की जनता कर रही होती है। ऐसे राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में लिया जाता है और दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्र लगभग उसी श्रेणी में आते हैं। जी, विश्व के अमेरिका, यूरोप, स्विट्जरलैंड, कतर, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इस प्रकार के राष्ट्र 38 राष्ट्रकुल हैं
जिन्हें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है, जी। वहां पर कैपिटा इनकम लगभग 1 लाख रुपए मासिक रहती है। डॉलर में देखेंगे तो 12,000 सालाना के आसपास। ये वर्ल्ड बैंक का एक स्टैंडर्ड है, ताकि वो ये मान सकें कि व्यक्ति के जीवन में यदि आय अच्छी होगी तो वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। भारत जैसा विशाल राष्ट्र, भारत जैसा महान राष्ट्र, भारत जैसा संपन्न राष्ट्र अभी इस औसत से बहुत नीचे है। हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय का जो दर है दिव्य जी, वो है $2700 सालाना, जबकि अमेरिका का वही जो दर है वो $68,000 सालाना है। आप कल्पना कीजिए कि हम कितना नीचे हैं। तो ये जो सीमा है, इस जी। सीमा को या जो ये अंतर है, इस अंतर को हमको कवर करने में तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हाँ, निसंदेह यह एक सतत यात्रा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि हम लग्जमबर्ग को देखेंगे और कतर को देखें तो वहां प्रति व्यक्ति आय $1 लाख से भी मासिक तौर पर अधिक है। तो विश्व के औसत को भी यदि हम देखें तो $12,000 है। पूरे संसार के स्तर को एवरेज निकालते हैं और भारत में ये केवल 2700 है। लेकिन जरा कल्पना करते हैं भारत के पुराने औसतों की। जी। तो भारत जब आजाद हुआ तो $1 और $1 बराबर थे, लेकिन आज हमें उसी डॉलर के बदले लगभग 85 से 90 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ये अंतर क्यों आया? यह इन कालावधियों में जो सरकारें रही, उनके नीति निर्धारकों के विजन में, उनकी इच्छा शक्ति में, उनके निर्णय क्षमता में जो कमजोरी रही, उस सब के कारण जो वर्ल्ड बैंक की डिसीजंस थे, लोन लेते समय की उनकी हम पर थोपी गई शर्तें थीं, उन सबको पालना पूरी करने के चक्कर में हमारा जो भारतीय मुद्रा है उसका अवमूल्यन निरंतर होता गया और उसी का परिणाम है कि हम इस दृष्टि से पिछड़ते गए। फिर भी यदि देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय जो भारत का जीडीपी था ये पूरे वर्ल्ड में 11वें पायदान पर था, तो 12वें पर भी पहुंच गया। और अब आप देख रहे हैं क्रमागत रूप से धीरे धीरे आज हम वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी तक बन गए हैं और आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो जो विकसित भारत संकल्प संस्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी चर्चा के आगे चरण पर मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा राष्ट्र जो सदैव से विश्वगुरु रहा, हमारा राष्ट्र जो सदैव से सोने का सिंह रहा, धन धान्य की संपन्नता यहाँ इतनी थी कि यहाँ से विदेशी आक्रांता जहाज भर भर के सोना और आभूषण ले जाते थे। पूरी दुनिया के ट्रेड में यदि देखें तो दूसरी शताब्दी से लेकर और 8वीं शताब्दी तक हमने वर्ल्ड की ट्रेड को लीड किया है। हम लोग दुनिया का 2/3 जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अकेले सांस्कृतिक भारत का था, क्योंकि उस समय भारत की सीमाएं भी थी, वे सीमाएं भी 83 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी। आज का ये संकुचित भारत जो 1947 के बाद हमें प्राप्त हुआ है, ये केवल 33 लाख किलोमीटर का भारत नहीं था, ये 83 लाख वर्ग किलोमीटर का सांस्कृतिक भारत था। आर्यव्रत बोला करते थे हम लोग जी कि आर्यव्रत है। हाँ, आर्याव्रत भरत खंडे ऐसा बोला जाता रहा है सदैव से हमारे पुराणों में भी। तो उत्तरम यश समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम यत्र भारत भारती यत्र संतति, ये हमारे श्लोकों में भी भारत की सीमाओं के विस्तार का वर्णन आता है। अफगानिस्तान की बात अगर हम करें तो वहां की रानी, वहां की राजकुमारी गांधारी जो थी वो गांधार प्रदेश का भी कहलाता था। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब हमारे सांस्कृतिक भारत के घटक थे, बृहद भारत के घटक थे। विकसित भारत संकल्प संस्थान की चर्चा आपने छेड़ी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने कहा यह जो कालखंड है, ये आने वाले जो 25 वर्ष की अवधि है, ये अवधि अमृत काल का समय है। इस समय में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्थान को, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा काम करना है। इस भारत को भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लेकर जाना है। जो अभी दिव्य जी आपने कहा कि ये जो अंतराल है $2700 से लेकर जो 68,000, तो चलो अमेरिका का कंपैरिजन है, लेकिन एक जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचने का जो पैरामीटर है यूनाइटेड नेशन का और वर्ल्ड बैंक का, जिसमें बताया है कि पर कैपिटा इनकम 12,000 पर पहुंचनी चाहिए। तो एक बार यदि हम 12,000 का भी बात करें तो वहां तक पहुंचने में भी अभी हम जिस गति से चल रहे हैं 2075 तक का कालखंड लग सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जरा तेजी से उठिए, आगे बढ़िए और तब तक बढ़ते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। स्वामी विवेकानंद के कथन को भी हम चरितार्थ करें। महात्मा गांधी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, देश के अनेक मूर्धन्य राष्ट्र नायकों की नीतियों में कुछ में अच्छाइयां रही होंगी, कुछ में कमजोरियां रही होंगी, कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बन गए होंगे, परंतु इस देश का आम जनमानस, इस देश का पूरा समाज जब सामूहिक सामर्थ्य के साथ बढ़ता है तो राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता है। और उसी घटक में से मैंने भी ये तय किया है कि मैं भी अपने हिस्से की श्रद्धांजलि, अपने हिस्से की भावांजलि, अपने हिस्से की समिधा, अपने हिस्से का पुरुषार्थ इस राष्ट्र को प्रथम क्रमांक पर पहुंचाने के लिए लगाऊं और उसी संदर्भ की इच्छा पूर्ति के लिए, उन्हीं उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के भाव से विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना हुई है। जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये जो संस्थान है इसकी स्थापना की है। जी, लेकिन स्थापना करने से कुछ नहीं होगा, जी, जब तक इसके उद्देश्य और इसका रोड मैप हमारे पास में नहीं हो। जी, तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि इसके क्या तो उद्देश्य हैं और आपने वो कौन-सा रोड मैप चुना है जिसको लेकर आपने मुझे अभी 2 मिनट पहले कहा कि 2000 इस तरीके से हम चलेंगे, तो हम 2075 पे चलेंगे। तो मुझे लगता है कि 2075 तक मैं भी नहीं रहूँगा, है ना? तो जी, मैं वो चीज़ नहीं देख पाऊँगा और 2075 में अगर होगा तो वो जो फ़ासला है वो और ज़्यादा आगे होगा। अगर हम अभी 6000 पे हैं, 12,000 पे नहीं आ पा रहे, वो 68,000 की कल्पना करते हैं। तो उसका रोड मैप हमारे पास में क्या है, जिससे हम ये समय अवधि को स्पीडली कवर कर सकते हैं? जी दिव्य जी, आपने कहा कि विकसित भारत संकल्प संस्थान किन अभिप्राय और प्रयोजनों को लेकर स्थापित हुआ, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से देश दुनिया के बैठे हुए लोगों तक अपने इस विषय को पहुंचाने के लिए कि विकसित भारत संकल्प संस्थान विकसित भारत के निर्माण में अपने हिस्से के संकल्प को पूरा करने के मनोभाव से प्रारंभ किया गया है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी जो सांस्कृतिक धरोहर होती है वो उस राष्ट्र के मूल्य होते हैं, उस राष्ट्र की जीवन पद्धति होती है, उस राष्ट्र की विरासत और धरोहर होती है, उस राष्ट्र की जो संतानें हैं उनका संस्कार होता है, उनका स्वावलंबन होता है, उनके चेतना का स्तर होता है, उनके जीवन जीने की जो पद्धति है वह उस राष्ट्र के स्वरूप को प्रतिपादित करती है। और भारत जैसे सांस्कृतिक राष्ट्र के संदर्भ में देखें तो गायन्ति देवा किलकित कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, वह देव भूमि है, वह पुण्य भूमि है जहां देवता भी जन्म लेने का अवसर प्रयोजन ढूंढ रहे होते हैं, जहां भगवान राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, जहां संपूर्ण अवतारों ने जन्म लिया, ऐसी पावन पुनीत धरती पर मानवता को जीवन दिशा देने की दृष्टि से अनेक युग पुरुष पैदा हुए। विवेकानंद से लेकर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी, महारानी, राजा, महाराजा, संत, ऋषि, महर्षि, डॉक्टर, चिंतक, विचारक, लेखक, उद्योगपति, ऐसे न जाने कितने श्रेणियों के मूर्धन्य जनों ने इस देश को एक महान राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। अपने अपने कालखंड में, अपनी अपनी कालावधि में सबने अपने अपने हिस्से को इदम न मम की संकल्पना से राष्ट्र को समर्पित करते हुए अपना जीवन जिया। मैंने भी इन राष्ट्र नायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर यह तय किया कि जन्म लेना और दुनिया से चले जाना यही मात्र तो मनुष्यत्व नहीं है, मनुष्य का जीना इस सबसे परे है। क्या मैं जिस समाज में पोषित और पल्लवित हो रहा हूं, जहां से अन्न प्राप्त कर रहा हूं, जहां की श्वासें मेरे रक्त में हैं, जहां का संपूर्ण शरीर संचालन में क्षण क्षण कण कण योगदान है, ऐसे समाज और राष्ट्र को मैं भला क्या दे सकता हूं। अपने हिस्से का गिलहरी योगदान देने के मनोभाव से ये तय किया कि मैं अब लगभग 45 वर्ष की आयु हो गई, पहला 22-23 साल का कालखंड अपना विद्यार्थी जीवन में मैंने पूर्ण किया। उसके बाद का अगला चरण एक गृहस्थ जीवन के नाते पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की दृष्टि से पूरा किया और उसके बाद जो शेष आयु, समय, शक्ति, ऊर्जा, विचार, धन जो बचा है, क्या वह पूरी तरह से समाज को दे सकता हूं। तो एक वानप्रस्थी जीवन में आकर और देश को सर्वस्व देने की दृष्टि से, राष्ट्र प्रथम के भाव को पूरा करने की दृष्टि से विकसित भारत संकल्प संस्थान को बनाया। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत इस गति से चलेगा तो 2075 तक का कालखंड लग सकता है, और जैसा कि आपने कहा कि उस समय के पैरामीटर भी बदल सकते हैं, दुनिया की बाकी की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर सकती है। तो यदि हम ग्रोथ कर रहे हैं और वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे, तो उस कालखंड में वो शांत थोड़ी बैठने वाले हैं।
तो ऐसे समय में वो फिर और भी आगे वो जाएंगे। और आगे जाएंगे। तो ये संघर्ष यात्रा तो और कठिन हो सकती है। तो हमें अपने इस स्पैम टाइम को शॉर्ट करना होगा, हमारी इच्छा शक्ति को, हमारी कैपेबिलिटी को, भारतीयता के पुरुषार्थ को और सामर्थ्य संपन्न कम कालावधि में बनाना होगा। यह बन पाए, इस दृष्टि से विकसित भारत संकल्प संस्थान की स्थापना की और तय किया कि यह संस्थान आने वाले 2047 तक के कालखंड में इस विकसित भारत के निर्माण में जितनी भी सज्जन शक्तियां, जितनी भी सरकारें, जितनी भी व्यक्तिगत प्रयास करने वाले लोग हों, उन सबके साथ समन्वय करते हुए, संवाद करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए, उनको सहयोग देते हुए, भारतीय जीवन मूल्यों की संस्थापना करते हुए, इन सब विषय बिंदुओं को एकीकृत करके ऐसी सज्जन शक्ति का निर्माण करे, ऐसी युवा शक्ति का निर्माण करे जिनके जीवन में राष्ट्र प्रथम हो, जो राष्ट्र प्रथम के समस्त मानकों को समय पर पूरा करने की दृष्टि से पुरुषार्थ संपन्न हो। तो हमने तय किया कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम लोग शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, सुरक्षा, सहयोग, समन्वय, संवाद, सेवा, संकल्प, ऐसे 11 विषय हमने तय किए। यदि इन 11 विषयों पर काम होता है तो 12वें नंबर पर विकसित भारत अपने आप बन जाता है और घड़ी की साइकिल की तरह एक साइकिल पूरा होता है। तो हमारा राष्ट्र जो कभी महान राष्ट्र रहा, आज भी दुनिया के तमाम राष्ट्रों की तुलना में यदि देखें तो निसंदेह भारतीयता की कोई शान ही नहीं है, कोई दूसरा संसार में देश नहीं है। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हस्ती हमारी नहीं मिटती है। दुनिया के तमाम आक्रांताओं ने चाहे कितना ही प्रयास क्यों नहीं किया हो, लेकिन भारतीयता आज भी विश्व में चारों तरफ सर्वोच्च स्थान पर स्थापित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, वैशाली, उज्जैनी जैसे शिक्षा के महान केंद्र थे, जहां फाइयान से लेकर हैंसंग तक, चीनी बौद्ध भिक्षुकों से लेकर जापान, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, दुनिया के तमाम देशों के विद्यार्थी यहाँ शोध और अध्ययन करने के लिए आते थे, पारपत्र लेने के लिए आते थे और वे महीनों तैयारी करते थे उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए। यहाँ का जो शिक्षा का स्तर था, जहां से चाणक्य पैदा हुए, जहां से चंद्रगुप्त पैदा हुए, विष्णुगुप्त पैदा हुए, ऐसे योग्य चरक, सुश्रुत, बागभट्ट जैसे लोग पैदा हुए, उन शैक्षणिक संस्थानों में आकर प्रवेश की जो प्रक्रिया की मौलिकता थी, वो पूरा संसार उसका शानी था। लेकिन बीच की कालावधि में हुआ क्या दिव्य जी, कि कालखंड के दौर में हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र था वो कमजोर होने लगा। और जो राष्ट्रीय चरित्र जब कमजोर हुआ तो परिणाम ये हुआ कि हम अपने लिए, अपने पत्नी, परिवार, बच्चों के लिए जीने की इच्छा रखने की वृत्ति मन में ज्यादा आ गई और राष्ट्र द्वितीय स्थान पर चला गया, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता द्वितीय स्थान पर चली गई। कमजोर हुए हम। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के ही लोगों को अपने साथ जोड़कर और इस देश की सभ्यता, संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया। बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा। शर्म आती है ऐसे लोगों के नाम लेने में भी मुझे, जिन्होंने इस देश को कमजोर करने का प्रयास किया, नालंदा पर आक्रमण किया। अरे जिस नालंदा के शिक्षक ने उसके प्राण बचाए, जब वो बहुत बीमार था तो उसके हकीमों को किसी ने बताया कि नालंदा में एक शिक्षक हैं, वो तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। तो उसने पूछा क्या वो हिंदू है? बोले जी वो हिंदू है। बोले मैं काफिर के हाथ की दवाई नहीं लेता, बिना दवा के कोई कैसे ठीक हो सकता है? उस शिक्षक ने कहा कि ये मुस्लिम है, कुरान में आस्था है। बोले आप केवल कुरान के पन्ने पलटते जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उस वैद्य को पता था कि ये पन्ने पलटते समय थूक लगाता है। तो उन्होंने उस कुरान के कागजों पर उस औषधि का लेपन कर दिया। वो औषधि उसके कंटेंट में, उस कागज में चली गई। इतनी मूर्खता संपन्न लोग, इतने प्रज्ञा संपन्न लोग इस राष्ट्र में थे। और जैसे ही उसने केवल नियमित कुरान पढ़ी और थूक के माध्यम से जब औषधि गई तो वह स्वस्थ हो गया। उसने कहा मैं उस शिक्षक से मिलना चाहता हूं। और जैसे ही उसने कहा कि भाई आपने मुझे ठीक कैसे किया, कि बिल मैंने ऐसा किया। हमारे सनातनी हिंदू तो भोले होते हैं, वो बता देते हैं सारा सब कुछ। और जैसे ही उन्होंने उससे बताया, उस जाहिल, गंवार, खूंखार आतंकवादी ने उनका सर कलम कर दिया। और वो यही नहीं रुका, उसे लगा कि इस संस्थान के अंदर तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये तो एक है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। रहस्य इतने हैं, इतने रहस्य हैं, इतनी गूढ़ता है, इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, जिसके कारण ये राष्ट्र महान है। उसने वहां पर उपस्थित 12,000 से ज्यादा शिक्षार्थियों को समाप्त कर दिया। वहां के 600 से ज्यादा शिक्षकों को इस दुनिया से
कत्लेआम करके विदा कर दिया। रूह लेकिन कांप जाती भाई है साहब ऐसा इसे कहा सुन। जाता है कि डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता। जी वो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी संप्रदाय का हो, अगर वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही रहेगा। वो किसी भी संप्रदाय का इलाज करते हैं। आज हमारे हॉस्पिटल्स में भी कई तरह के डॉक्टर होते हैं और कई हाँ, तरह के संप्रदाय के लोग आते हैं, तो वो इस तरह का भेदभाव थोड़ा ना करते हैं कि हम डॉक्टर ने तो कहाँ किया ये ये भेदभाव, उसने किया। वो तो उस बहसी दरिंदे ने किया। हम्म, उसको जो शिक्षा उसके धर्म ग्रंथों से प्राप्त हुई होगी, उसके परिवार से प्राप्त हुई होगी, उसके बाकी के वातावरण से प्राप्त हुई होगी, वहां की शिक्षा पद्धति, वहां की जीवन शैली ऐसी है, वो वो जैसे क्या कर संस्कार सकता है होंगे, उसमें। वो तो उनके जैसे तो संस्कार वो जो दिए होंगे। नालंदा तस्त नष्ट किया, जी। फिर तक्षशिला किया, फिर अवंतिका वैशाली जैसे तमाम शिक्षा के संस्थान जला दिए गए, धू धू कर। वहां की पांडुलिपियां 6-6 महीने तक अपने इतिहास की गवाही उस रक्त रंजित अग्नि शिखाओं के माध्यम से संसार को दे रही थी। ऐसा पुनः ना हो, इसकी चिंता विकसित भारत संकल्प संस्थान ने की है। हमने अपने 11 विषय बिंदुओं में देश की सुरक्षा, संस्थान की सुरक्षा, देश की अस्मिता की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा का मानक भी रखा है। और विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से हमने तय किया कि भारत में पुनः नालंदा तक्षशिला जैसा ही उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, जो आज के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड के जैसा हो, बहुत कैम्ब्रिज बढ़िया। के जैसा हो, स्टैनफोर्ड के जैसा हो, जहां ग से गाय पढ़ाई जाए, जहां ग से गणेश पढ़ाया जाए, जहां ग से गधा नहीं पढ़ाया जाए, जहां ए से अब्दुल कलाम, बी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर, डी से दुर्गादास पढ़ाया जाए, जहां से ए से अमेरिका, बी से ब्राजील, सी से कनाडा, डी से डेनमार्क, ई से इजिप्ट पढ़ाया जाए। तो जहां ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, बी से ब्लॉकचेन की बात हो, सी से क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ई लर्निंग, फिनटेक और जियो पॉलिटिक्स की बात हो, ये कैसे संभव होगा। तो भारत के अंदर 1188 यूनिवर्सिटी है, 78,000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और 26 लाख से ज्यादा स्कूल है। 6,62,000 गांवों का यह भारत, 2,63,000 पंचायतों का यह भारत बहुत बड़ा है। यहाँ लाहौल स्पीति से लेकर ईस्ट निकोबार तक 145 करोड़ भारतीय रहते हैं। उन सबका दुख दारिद्र्य दूर होगा तो सही मायने में विकसित भारत बन पाएगा। भारत की अनेक प्रतिभाएं विश्व भर में हैं। दुनिया के 25,834 विश्वविद्यालयों में 13% प्रोफेसर भारतीय हैं। लेक्चरर, सीए, एडवोकेट, इंजीनियर, डीन, डायरेक्टर, सिलिकॉन वैली का नेतृत्व कर रहे लोग, या राजनीतिक क्षेत्र में कहीं तुलसी गैबार्ड होंगे, कहीं कमला हैरिस होंगे, कहीं ऋषि सुनक होंगे, ये सब भारतीयता के परिचायक वैश्विक मंच पर भारत को आगे बढ़ा ही रहे हैं। हम सब भारत के लोग भी यदि इस प्रकार के पुरुषार्थ और सामर्थ्य के साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। आवश्यक नहीं है कि हमको 2075 या 2047 तक के कालखंड का चिंता करनी पड़े या इंतजार करना पड़े। यदि देश का पूरा जनमानस एक साथ, एकजुट, एक भाव से राष्ट्र प्रथम के लिए संकल्पित हो जाएगा, तो मित्रों विश्वास करके चलिए कि ये अमेरिका चाइना की शताब्दी नहीं, भारत की शताब्दी हो सकती है। पहले यूरोप ने राज किया होगा, फिर अमेरिका का वर्चस्व रहा होगा, फिर चाइना तेज गति से बढ़ रहा होगा, लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों में उतना पुरुषार्थ है, उतना सामर्थ्य है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां भारतीय सामर्थ्य आज स्थापित नहीं हो रहा हो। इन पिछले 11-12 वर्षों के कालखंड में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारतीयता की पहचान और सुदृढ़ हुई है और ताकतवर हुआ है। क्या कभी आज से पहले संभव था कि किसी राष्ट्र के राष्ट्र नायक ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए हों? और आज जब भारत का प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी जाता है तो संपूर्ण विश्व देखता है कि प्रोटोकॉल तोड़कर कोई राष्ट्र नायक हमारे राष्ट्र के नायकों के बीच में जाकर प्रणाम कर रहा होता है, चरण स्पर्श कर रहा होता है। ये भारत की जीत है, भारतीयता की जीत है, भारत के पुरुषार्थ की जीत है, भारत के जीवन मूल्यों की जीत है। मतलब इस पूरी संवाद में भी एक चीज मेरे दिमाग में आई कि आपने जो विकसित भारत संकल्प संस्थान की जो स्थापना की और उसकी अपने के जो उद्देश्य और जो रूपरेखा और जो रोड मैप बनाया, उसमें आपने 11 बिंदुओं को समाहित किया है जी हाँ। और 12वां बिंदु आपने विकसित भारत के लिए छोड़ा है। जी तो मेरी परिकल्पना, मेरी इमेजिनेशन ये कहती है कि आपने उसको समय के साथ में जोड़ा जी और उसका मॉड्यूल आपने घड़ी ही लिया, जी, क्योंकि घड़ी में निस्संदेह। 12 12 होते हैं, बिल्कुल। है ना? और वो घड़ी आज हम आपको आपके कार्यालय में देने जी, के लिए आप लाए अभी देख के भी जाएँगे। तो मेरे दिमाग में नया ऐसी वो चीज़ आ गई कि मतलब ये घड़ी के मॉडल पे आपने 11 बिंदु कर लिया, 12वां बिंदु जब होगा तो समय अपने आप ही आ जाएगा। जी जी बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से ऐसा हमेशा होगा। लेकिन मतलब दूसरी चीज़ जो आपने बीच में एक बात कही थी ना कि कुछ कालखंड में हमारे देश की पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ियाँ या कुछ लोग थे,
वो कहीं न कहीं पथभ्रष्ट हो गए थे या विस्मित हो गए थे या वो अपने उद्देश्यों से भटक गए थे, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। जैसा भी हमारे व्यूअर को समझ में आए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं जी, कि उन्होंने क्या किया है। मतलब मैंने विश्व के कुछ कंट्रीज़ में विज़िट किया है, जी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीरता से, बहुत नज़दीकी से देखी है कि वहाँ के एक देश के लिए सिटीज़न फर्स्ट होता है और ऐसे ही सिटीज़न के लिए नेशन फर्स्ट होता है। जी हाँ। हमारे यहाँ पे इस तरह की सोच नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ पे क्या है कि ऐसे सोचते हैं कि आईएएस, आईपीएस, जज और राजनेता तो मेरे घर में पैदा हो जाए जी। और भगत सिंह, राजगुरु और रामप्रसाद बिस्मिल है, वो क्या पड़ोसी के घर पैदा होना चाहिए, क्योंकि 23 साल की उम्र में वो व्यक्ति फांसी पे चढ़ जाए। मेरा बच्चा तो आईएएस बन जाए, जो आराम से मैं 60 साल तक रहूँ और मुझे आराम से वो सब सुविधाओं का भोग लगे। दूसरी बात कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे देश की जो नई युवा पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे अपने आप पे मैसेज करके खत्म कर देती है जी, कि हाँ भाई, वेल डन, यू डिड इट, गुड जॉब, फलाना-ढिकाना, या कई तरह की वो इमोजी डाल देंगे। तो कहीं न कहीं ये विकसित भारत की जो कल्पना है, ये धरती से यथार्थ पे ना आकर सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रही है। ऐसा मुझे विश्वास महसूस होता है। जी। तो दिव्य जी, क्या होता है कि रोपे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ कहाँ से से हो? होए? जैसा इनपुट होगा, वैसा ही आउटपुट होगा। इस देश के युवाओं को तैयार करने की जो ज़िम्मेदारी जिन शैक्षणिक संस्थानों की है, जी, जिन बुजुर्गों की है, जिन परिवार के प्रबोधाओं की है, उनका स्वयं का निर्माण कैसा है, उनका मानसिक स्तर कैसा है, उनकी सोचने की वृत्ति कैसी है, उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण कितना है, समाज के प्रति जवाबदेहिता कितनी है, ये सारे घटक मिलकर नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। और शेष समाज के अंदर जो इकोसिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, वो क्या परोस रहे हैं उनकी आंखों के सामने, उनके नेत्रों के सामने, उनके मस्तिष्क के सामने। क्योंकि 24 घंटे तो कोई व्यक्ति विचार प्रबोधन के जीवन को जी नहीं पाता है। तो वो जैसे सर्किल में बैठेगा, उठेगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो मीडिया को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, परिवार के बुजुर्गों को अपने हिस्से की का, सरकार को अपने हिस्से की का, और सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग जग सुधरेगा, ऐसा सुधरेगा। अनेक लोगों ने निश्चित तौर पर कहा है। तो क्या मैं अपने जीवन को सुचिता संपन्न रख सकता हूँ, प्रामाणिक रख सकता हूँ, नैतिक रख सकता हूँ? ये अगर देश के विद्वान लोग, देश के चरित्रवान लोग, देश के ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए लोग अगर सोचेंगे, तो कहते हैं ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जन, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात जैसा जैसा बड़े लोग कहते आए हैं, जैसा जैसा बड़े लोग करते आए हैं, शेष समाज तो उनका अनुसरण अनु करता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। तो यदि पग चिन्ह अच्छे बनाए गए होंगे, तो युवा पीढ़ी भी उस सदमार्ग पर चलेगी। वे भी युवा थे जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, सावरकर थे। उन्होंने किनका अनुसरण किया, उनके जीवन का हीरो कौन था, उनके जीवन का रोल मॉडल कौन था, वो अगर ध्यान रहेगा तो व्यक्ति कहेगा, हर बार प्रभु भारत भू पर नव जन्म मिले नव तन पाकर, हर बार प्राण उत्सर्ग करूं माँ के चरणों में हंस गाकर। या कहेगा मेरा रंग दे बसंती चोला, या कहेगा नेशन फर्स्ट, या कहेगा यह शरीर मन बुद्धि विचार केवल राष्ट्र राष्ट्र के के लिए नाम। समर्पित है। ऐसे लोग कालांतर में इस देश में पैदा हुए हैं। अब ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है, पर कुछ अनाम भाव से भी काम करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि जीवन सुमन चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, दिन हम दिन चार चार रहे रहे ना ना रहे। रहे। ऐसे लोग हैं दुनिया में। वो अनाम सही बात। भाव से निश्चित तौर पर काम करते रहते हैं, वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं। उनको लगता है मेरा राष्ट्र सर्वोच्च स्थान पर रहना चाहिए, मेरा स्वयं का क्या अस्तित्व है, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूं, उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा। अब आपने कही देश में भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, भय, भूख, आतंक, ऐसी चुनौतियां तो चलेंगी, कालांतर से चलती आ रही हैं। सतयुग को अगर हम छोड़ दें, तो उसके बाद की अनेक प्रथाएं कुप्रथाओं में परिवर्तित हुई, और उन जी, कुप्रथाओं का समाज पर इतना भयावह वातावरण हुआ। कहीं जातिवाद के नाम पर, कहीं अलगाववाद के नाम पर, कहीं आतंकवाद के नाम पर, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, कहीं भौतिकवाद के नाम पर, कहीं अनाज न जाने और कितने कितने प्रकार के वाद खड़े हुए, जिन्होंने इस देश को कमजोर ही किया, कहीं खंडित किया, कहीं विखंडित किया। कहीं भाषा की लड़ाई है, कहीं भूषा की लड़ाई है, कहीं अस्तित्व की लड़ाई है, कहीं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इस बात की लड़ाई है। पर समाज की एक सेल्फ हीलिंग पावर होती है। जब वो इन सब लड़ाइयों से खड़ा होता है, तो भारत में हैदराबाद भी मिल जाता है,
जम्मू कश्मीर भी मिल जाता है, बंगाल भी शांत होना प्रारंभ करता है, नक्सलवाद भी शून्यता की ओर प्राप्त होता है, खालिस्तान की मांग भी समाप्त होती है और विकसित भारत की चर्चाएं होने लगती हैं। उसी कालावधि में, उसी कालखंड में गंदे नालायक निकम्मे लोग भी होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस बात की भी चर्चा करते हैं और सर तन से जुदा की भी बात करते हैं। लेकिन सरकारों का यदि पुरुषार्थ होगा, राष्ट्र को चलाने वाली शक्तियों का सामर्थ्य होगा, तो ऐसी चर्चाएं करने वाले लोग कम होते जाएंगे, शून्यता की ओर प्राप्त होंगे। उनको भी चाहिए कि इस देश का अन्न खा रहे हैं, इस देश में जिंदा है, इस देश की सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, इस देश की गवर्नमेंट की स्कीम्स का हाईएस्ट बेनिफिट लेने वाले वो लोग हैं। शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे वर्ण शंकरों को जिनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। आपका अस्तित्व कभी भी राष्ट्र से ऊपर हो सकता है क्या? उस राष्ट्र के घटक एक ईमानदार नागरिक होकर जीना चाहिए। और उनके समाज के निर्णायक लोगों को भी मैं अपील करूंगा कि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने घर से उठने वाली ऐसी गंदी और वाहियात आवाजों को अपने घर में ही दफन कर दें, ऐसी औलादों को समाप्त कर दें, उनके सामर्थ्य को शून्य कर दें। ऐसा ना हो कि जिनके विरोध में आप खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, वे जो कि शांति प्रिय हैं, वे जो कि भारत के लिए जीते हैं, उनको अपनी शक्ति का सामर्थ्य आपके नकारात्मक सामर्थ्य को शून्य करने में नहीं लगाना पड़े। यदि हम अपने सब सामर्थ्य को मिलकर राष्ट्र के लिए लगाएंगे तो ही भारत महान हो पाएगा, तो ही आपके घर की जीडीपी बढ़ेगी, तो ही मेरे घर की बढ़ेगी, तो ही बाकी के सब लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा, तो ही भारत का पुरुषार्थ बढ़ेगा। राष्ट्र के सामर्थ्य में हम सब का सामर्थ्य समाहित है। बातें तो आप बहुत अच्छी बता रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी एक इच्छा है कि इन सब बातों का असर हमारे युवा पीढ़ी पे और देश के नौजवानों पे और देशवासियों पे होना भी चाहिए। देखिए, जो नहीं हो रहा है उसका एक छोटा सा कारण और मैं बताना चाहता हूं कि 1200-1500 साल की कालावधि में जब देश गुलाम हुआ तो हम आदी हो गए उस गुलामियत को जीने के, और धीरे 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 इन 40-50-60 पीढ़ियों का जो कालखंड गुजरा है, इस गुजरे हुए कालखंड में हमें गुलामी की मानसिकता से जीने का स्वभाव पड़ गया, हमारे संस्कार में, विचार में, जीवन शैली में, सब में। जब वो धीरे 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 वो पर्दा हटेगा, समाप्त होगा, इन 75 वर्षों में बहुत अच्छे से हुआ है, हो रहा है, तो भारतीय सही मायने में भारतीय बन पाएगा। इस देश में मुगल, हूण, शक, कुषाण, तातार, पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, न जाने कितनी कितनी विदेशी शक्तियां आई, पर सब भारत में समाहित हो गई। और जिन्होंने आज जो कोई दूसरी पूजा पद्धति हिंदू जीवन दर्शन के अलावा यहाँ जी रहे जी। तो भारी नहीं है, उस काल की परिस्थिति के कारण किसी ना किसी दबाव में आकर उन्होंने धर्मांतरण किया है। अब राजस्थान की सरकार ने धर्मांतरण अधिनियम लाकर देश को एक उदाहरण दिया है कि ऐसे ही धर्मांतरण नहीं किया जाएगा, और जो भूले भटके बिछुड़े लोग हैं वे अपने मूल में आना चाहें तो उनका आग्रह, निवेदन समाज को स्वीकार करना चाहिए, उनको अपनी जड़ों से जोड़ना चाहिए। आप लोग ध्यान कीजिए कि इन 500, 700, 800 वर्षों पूर्व हम सब कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे? हमारा डीएनए एक ही है, ऐसे परम पूज्य सरसंघ चालक जी अनेक बार अपने उद्बोधनों में बताते आए हैं। और हम सब जानते ही हैं कि भारत के अंदर कोई हुमायूं या औरंगजेब की संतान है तो नहीं है। अभी 20, 30, 40 साल पहले मैं स्वयं भी अनेक लोगों को पूछता था, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता सलमान खान। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले मोहम्मद यूनुस। उनके पिताजी का नाम क्या है? रफीक खान। उनके पिताजी का नाम क्या है? बोले संजय सिंह। अब ये क्या हो गया? और संजय सिंह के पिताजी का नाम राम सिंह, और राम सिंह के पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह। यानी ये संकेत देता है इस बात का कि हम सब एक ही थे, एक ही हैं। जिनको इस भ्रम को दूर करने की बौद्धिक कौशलता आ गई है, वे अभी स्वीकार कर लेंगे, हम सनातनी, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है यहाँ का, क्योंकि हिंदू शब्द जीवन पद्धति है, हिंदू शब्द पूजा पद्धति नहीं है। इस्लाम हो, यहूदी हो, डैनी पोलो हो, कन्फ्यूशियस हो, सिंटो हो, बहाई हो, नास्तिक हो, प्रकृति के उपासक हो, कबीलाई जीवन जीने वाले लोग हो, सब सनातनी है, सब हिंदू हैं। 135 करोड़ या 145 करोड़ जितनी भी भारत की आबादी है, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। यह भाव जब जागृत हो जाएगा, हाँ, आपको हिंदू होने के नाते भी आपकी पूजा पद्धति इस्लाम हो सकती है, आपकी पूजा पद्धति क्रिश्चियन हो सकती है, आपका कम्युनिज्म में विश्वास हो सकता है, वो एक अलग अनेक वैविध्य भारतीय संस्कृति के आयाम हैं। ऐसा मेरा और अनेक दुनिया के मूर्धन्य लोगों
के बीच में जो अपना अपना विषय प्रबोधन करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, उन सबका भी इसी प्रकार का मानना है। नहीं मतलब निश्चित तौर पे ये आपने जो बताया कि अगर मुसलमान या मुस्लिम धर्म की बात कर लें तो धर्म 4 एक ही है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, संपूर्ण विश्व में। लेकिन पर बाकी सब पूजा पद्धति हैं। कहीं न मैं कहीं ये यादव मानते हूँ, तो मैं हैं। जाट हूँ, हाँ, गुजर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये मानते तो हैं जी, कि 4 से 5 पीढ़ी पहले हम कहीं न कहीं हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, जी। लेकिन बस किसी न किसी कारण से स्वीकार नहीं कर पाते। उसके लिए हमारा जो सनातनी हिंदू समाज है, वो बहुत बड़ी मात्रा में जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग घर परिवर्तन के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग घर वापसी के लिए आते हैं, पर हमारा अपना मन भी बड़ा अगर होगा, खुले मन से हमारी उनको जो खुले स्वीकार मन करना से चाहिए। स्वीकार्यता होगी। बहुत सही सारे बात लोग है, कहते हैं ज़रूरी रोटी है। बेटी का व्यवहार कहाँ होगा, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ समन्वय कैसा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इस विकसित भारत का निर्माण इन 35 करोड़ मुसलमानों को छोड़कर हो जाएगा। हुँ, इनको ना हिंद महासागर में डुबोया जा सकता है, ना बंगाल की खाड़ी में डुबोया जा सकता है, ना कुछ और किया जा सकता है। इनके मन में भी राष्ट्रवाद को उसी मानकों में स्थापित करना होगा। ये भी वंदे मातरम बोले, ये भी भारत माता की जय बोले, ये भी गैया मैया की जय बोले। गाय को काटना बंद करें, राष्ट्रवाद को काटना बंद करें। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मौलिक और नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं जहां मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। उन अच्छाइयों और को ग्रहण करते कुरान हुए में अगर देखा जाए, कुरान को भी पढ़ लें, जी, तो उसमें भी जो चीज़ें अगर ये इटसेल्फ मान लें, जी। तो वो भी तो नहीं मानते ये लोग। हाँ, वो क्या है, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। जी, लोग मुल्ला के इस्लाम पर चले जाते हैं, अल्लाह के इस्लाम पर जाएँगे तो शायद वहाँ भी शांति कायम करने की बात ही की जाती है। अब कुरान में तो नहीं लिखा कि मारपीट करनी चाहिए, हाँ, हलाला करना चाहिए या कि जो भी कुरीतियाँ हैं उनमें नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या किया कि अपनी सुविधाओं के लिए उसको मॉडिफ़िकेशन हाँ, कर दिया, अपने हिसाब से व्याख्या कर ली लोगों ने। व्याख्या कर ली। दूसरी बात अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, अब आपने अपना बताया, लेकिन जो आपकी शिक्षा हुई, आपकी जो यात्रा हुई, उस यात्रा के बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या-क्या किया जीवन में? मैं आप मूल शायद रूप से पूरे संसार की सर्वश्रेष्ठ धरती भारत में जन्म लेने का मुझे अवसर मिला। उस भारत में भी गौरवमयी राजस्थान की वीर प्रसूता पुण्य जया धरती पर मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। हिंदू कुलभूषण महाराजा सूरजमल जिन्होंने भारतीयता के परचम को पूरे विश्व में पहचान दिलाई, ऐसे यशस्वी जिले भरतपुर के गौरवशाली गांव सिनसिनी का मैं रहने वाला हूं, जहां के महाराजा सूरजमल स्वयं अच्छा जिन्होंने उन्हीं जन्म गाँव लिया, उसी गाँव उसी के गांव थे? का मैं अच्छे, रहने वाला हूं। तो ये मैं एक अच्छी जानकारी है कि ये मतलब सूरजमल जी उसी गाँव के थे। उसी गांव के रहने वाले थे और वहां जन्म लेने के बाद तीसरी पीढ़ी का संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विचार प्रबोधन की श्रृंखला को 1925 में नागपुर से प्रारंभ करके आज अपना शताब्दी वर्ष मनाकर यह हिंदू समाज में अलग जगा रहा है कि भारत को और आगे बढ़ने के लिए हम सब मिलकर और गतिमान कैसे प्रदान करेंगे। तो उसी संघ के संस्कार में, उसी संघ के विचार की पाठशाला में ही मेरी शिक्षा हुई है। क्योंकि शिक्षा का अभिप्राय केवल एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। नहीं है। शिक्षा का अभिप्राय आपके सांस्कृतिक मूल्य, आपके जीवन मूल्य, आपका चरित्र जो गढ़ा जा रहा है, वह केवल पुस्तकों से गढ़ा नहीं जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, फिर पिताजी के साथ उदयपुर में हुई, फिर डीग में, भरतपुर में, जयपुर में और देश दुनिया के अलग-अलग कोनों से मैंने अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अलग-अलग एकेडमिक एजुकेशन को भी पूरा किया। उसके बाद प्रचारक रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। प्रचारक जीवन पद्धति वह कहलाती है जब व्यक्ति अपने जीवन के एक कालखंड को घर, परिवार, पत्नी, व्यवसाय आदि से मुक्त करके पूरा का पूरा समय, शक्ति, ऊर्जा एक अविवाहित व्यक्ति के नाते संघ की योजना से, संघ की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करता है, वो व्यक्ति प्रचारक कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी भी संघ के प्रचारक रहे, तो मुझे भी प्रचारक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। भरतपुर, अलवर, सांगानेर में मैंने अपने उस जीवन के नाते के कुछ समय अवधि को जिया और प्रचारक जीवन से लौटने के बाद वैवाहिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा की। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए, फिर कंस्ट्रक्शन का काम किया, फिर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में श्रमिकों के बीच में काम करने के लिए भारतीय जनता मजदूर महासंघ ऐसा एक संगठन बना, उसके प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम किया, फिर राष्ट्रीय टोली में काम किया, पॉलिसी एंड रिसर्च टीम में काम किया, इनोवेशन में काम किया। बहुत सारे दायित्व जो पार्टी ने दिए उन सबको किया। जयपुर शहर से इस बार लोकसभा का टिकट भी मांगा था, परंतु जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, हर बार
किसी ना किसी व्यक्ति को अवसर मिलता है। जो केंद्रीय नेतृत्व को ठीक लगा, उन्होंने उस निर्णय को लिया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहिए, तो मैंने तय किया कि देश में आज एक अच्छे मौलिक शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता है। यद्यपि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके अंदर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति बनाना तय किया। उसने तय किया कि राज्यों को शिक्षा नीति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे रक्षा का अधिकार केंद्र का होता है, उसी प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था का अधिकार भी केंद्र ने अपने जिम्मे लिया और तय किया कि शिक्षा नीति के मूलभूत विषयों को कैसे हम इम्प्लीमेंट धरातल पर ला सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, पर सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी रोड लाइन होती है, अपने पैरामीटर्स होते हैं और अपनी एक डेडलाइन होती है जो बहुत लंबी सी होती है, बहुत पेचीदा होती है, क्लिष्ट होती है और धरातल पर उतरने में अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लग चुका होता है। तब तक देरी भी हो चुकी होती है, क्योंकि समाज का निर्माण तो समाज को ही करना होता है। समाज की चुनौतियों का निवारण भी समाज जब स्वयं कर ले, तभी वह आदर्श और उत्कृष्ट समाज की श्रेणी में आता है। उस नाते से ही ये श्रृंखला और यात्रा प्रारंभ की। इसी कड़ी में एक सवाल मेरा ये है जी। कि जैसे आपने कहा कि एक जीवन के एक समय में आप प्रचारक रहे, जी। आपने प्रचारक के तौर पे काम किया, संघ को समय दिया। तो मतलब किस तरह एक प्रचारक का जीवन किस तरीके का होता है? उस कालखंड में, उस दौरान, उस अवधि में क्या देखिए, करता? 1925 में जब संघ बना, तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने देश की तत्कालिक परिस्थितियों को देखा और स्थिति यह थी कि ऐसा कहा जाता था कि 4 हिंदू तब एक साथ चलते थे जब 5वां कंधे पर होता था। देश की आजादी के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने भी अनुशीलन समिति के माध्यम से कांग्रेस के बैनर पर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया, जेल भी गए और भी बहुत सारे काम उस समय जो करणीय थे किए। परंतु सारे दृश्य को देखकर उनको लगा कि हम आजाद तो हो जाएंगे, जैसा देश में वातावरण है, पर हम गुलाम क्यों हुए उसके जड़ में यदि जाएं तो पता चलता है कि हिंदू समाज संगठित नहीं था और जैसे जैसे हम बटे वैसे वैसे हम कमजोर हुए। तो उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार हिंदू समाज को संगठित करने का काम करूंगा और 12-15 युवाओं को लेकर भाऊ साहब बुस्कुटे, दादाराव परमार, भैयाजी दानी, एकनाथ जी डानाडे, यशवंतराव केलकर, मोरूपंजी पिंगले, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे कुछ और नाम भी हो सकते हैं, उन सब लोगों को साथ लेकर उन्होंने लव कुश पथक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रारंभ किया। बहुत सारे लोगों को भारत के अलग अलग कोनों में भेजा। मोहिते के बाड़ा नागपुर से प्रारंभ हुई वह यात्रा, फिर उनके संपर्क में परम पूज्य श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर आए, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जिन्होंने आगे जाकर 1940 से लेकर 1973 तक द्वितीय सरसंघ चालक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को बढ़ाया। गांधी हत्या का कालखंड भी वो था। गोडसे नाम के उस बहसी व्यक्ति ने, जिसके मन में राष्ट्रवाद तो रहा होगा, पर उस कालखंड में जब भारत के टुकड़े हुए तो उससे सहन नहीं हुआ और उसने गांधी जी की जब हत्या की तो गोडसे के नाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ा गया, हिंदू महासभा के साथ जोड़ा गया और हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया गया। भारत आजादी हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा जो यातनाएं दी जाती थी, वो यातनाएं स्वयंसेवकों ने झेली। उनके नाखून प्लास्ट से खींच लिए जाते थे, नंगे बदन बर्फ की सिल्लियों पर डाल दिया जाता था, ब्लेड के कट लगाकर नमक मिर्च छिड़क दिया जाता था, उनको मूत्र दिया जाता था पानी पीने के स्थान पर। ऐसी दुर्दांत यात्राएं देने के बावजूद भी स्वयंसेवक का विश्वास अडिग था, अटल था, क्योंकि वह भारत माता की जय बोलता था, वह वंदे मातरम बोलता था, वह राष्ट्रीयता के नारे लगाने वाला था। और एक दिन यह जब तय हुआ कि गोडसे के द्वारा किए गए उस कृत्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तिल भर भी, शून्य भर भी कोई संबंध नहीं है, तो संघ से वह प्रतिबंध मुक्त हुआ। और उस प्रतिबंध के बाद संघ के स्वयंसेवकों ने कहा कि यदि हम सामर्थ्य संपन्न होते तो शायद ये दिन नहीं आता। फिर जनसंघ की स्थापना हुई, 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। फिर उसके बाद तो संगठनों की एक सतत श्रृंखला चल गई, कहीं किसान संघ, मजदूर संघ और न जाने कितने कितने संगठन, जहां स्वयंसेवक विचार लेकर जाते हैं, नए लोगों को जोड़ते हैं और अपने जीवन में अच्छे लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित कर। प्रचारक का काम क्या होता है? हाँ, प्रचारक के लिए आपने प्रश्न मूल रूप से पूछा था। तो देखिए, एक अच्छे समाज में संघ की ये मानना है कि प्रचारक संकल्पना होनी नहीं चाहिए। संघ जैसे संगठन की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समाज यदि जागृत हो जाए, समाज अपने दायित्वों का पूरा काम करने लग जाए, तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए
की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रचारक उस औसत को पूरा करता है। जो लोग अधिक समय नहीं देते तो प्रचारक शादी नहीं करता, विवाह नहीं करता, नौकरी नहीं करता, घर परिवार नहीं में रहता और संघ कार्यालय पर रहकर संघ के कार्य को बढ़ाता है। भौतिक संसाधनों से विमुक्त होता है। पोस्ट कार्ड विदाउट एड्रेस जैसा जीवन होता है। उसे किसी भी संगठन में भेज दो, कहीं भी किसी भी स्थान पर जोड़ दो, संघ और समाज और राष्ट्र के काम को आगे बढ़ाने के लिए जीवन जीता है। भौतिक सुख सुविधा से बिल्कुल दूर रहता है, बिल्कुल दूर रहता है और आराम जिंदगी जीता है। पूरे जीवन को देश समाज के लिए लगा देता है। अब के बढ़े हुए भौतिकवाद का प्रभाव संघ और अन्य संगठनों पर भी पड़ता है। आज समय की परिस्थिति और आवश्यकता भी हो सकती है, तो आज बहुत सारे प्रचारकों के हाथ में मोबाइल भी दिख जाएंगे, वो कारों में भी प्रवास करते हुए दिख जाएंगे। अनेक बातें इस सब को लेकर बनती भी हैं, पर इसको समय के साथ स्वीकार करने की वृत्ति हम सब में होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, एक पीढ़ी पुरानी है जी। जो संघ के लिए समर्पित है। नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी को ऐसा लगता है कि हम संघ में चले जाएं जी। और संघ का काम कर लें साल 2 साल, और उसके बाद में हम किसी न किसी राजनीतिक अभिलाषा के से हमको क्या कोई पद मिल जाएगा, कोई सीट मिल जाएगी, हमें विधानसभा की टिकट मिल जाएगी, लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, या नगर पालिका, नगर परिषद या पार्षद, या हमें कोई पार्टी में कोई पद मिल जाएगा। ऐसा मतलब मुझे लगता है व्यक्तिगत कि ऐसी एक लोगों की कल्पना है, और उसी सोच के साथ में वो लोग संघ में आ रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं वो पुरानी पीढ़ी जिनके पास में त्याग, समर्पण, धैर्य और बलिदान की चीजें थी, और आज उनके पास में लालसा, अभिव्यक्ति एकदम बिल्कुल वैसे है कि ऐसे आके ठीक है, बहुत शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। जी। तो क्या है, देखिए, संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला है। अच्छे मनुष्यों के निर्माण का काम संघ की शाखा में होता है। अब ये जो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बन गया, एक अच्छा स्वयंसेवक बन गया, अब वो 2-3 कामों में लगेगा। या तो संघ की शाखा पर अपने जैसी रेप्लिका बनाएगा, अपने जैसे अच्छे और लोग बनाने का काम करेगा, या समाज जीवन में जाकर किसी ना किसी अच्छे काम के साथ जुड़ेगा। समाज के सार्वभौमिक विकास के लिए, सार्वलौकिक विकास के लिए, सर्वस्पर्शी विकास के लिए अच्छे लोग हर क्षेत्र में चाहिए, राजनीति में भी चाहिए। स्वयंसेवक का राजनीति में जाना गुनाह या अपराध थोड़ी है। ये तो अच्छी बात है कि वो भाजपा में भी जाए, कांग्रेस में भी जाए, बाकी सब जगह भी जाए, वहां अपने संस्कार को दिखाए, साबित करे। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि केवल इस मनोवृत्ति के कारण, इस लालसा के कारण कि यदि मेरे नाम पर टैग लग जाएगा, मैं स्वयंसेवक हूं, मैं प्रचारक रहा हूं, मैं उनका चहेता हूं, तो मेरा मार्ग सरल हो जाएगा, तो वो सही मायने में पूरा पका हुआ तैयार स्वयंसेवक नहीं है। क्योंकि यहाँ तो हम कहते हैं स्वयं श्री कृतन न सुगम कार्य, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। ये हमने अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति से चयनित किया है। ये राजनीति में जाने का कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस और बाकी के दलों के लोग भी आज बहुतायत में आ रहे हैं, तो उनके चिंतन के लिए, उनकी संभाल के लिए, उनको राष्ट्रवाद का सही पाठ पढ़ाने के लिए अच्छे स्वयंसेवकों की भी जरूरत है। तो बहुत सारे स्वयंसेवक योजना से भेजे जाते हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक अपने व्यक्तिगत संबंधों से चले जाते हैं। लेकिन राजनीति भी सेवा का माध्यम है, राजनीति भी चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए स्वयंसेवकों को चाहिए कि संघ का चेहरा लेकर वहां पर नहीं जाए। संघ का संस्कार तो आपके कृतित्व में स्वाभाविक रूप से झलकेगा ही झलकेगा। तो संघ भी इस बात की सेंसरशिप रखता है, मॉनिटरिंग रखता है, और बड़े लोग एक योग्य पैरामीटर्स के आधार पर निर्णय करके ही कुछ लोगों को बाकी आगे भेजने के बारे में सोचते हैं। और साथ में ये भी वरिष्ठ नेतृत्व की रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी होती है कि वह जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो जहां पहुंचे हुए कार्यकर्ता हैं, उनके व्यक्तित्व चरित्र को भी एक इतना श्रेष्ठ गणे कि जिस प्रकार एक अनाम अमूर्त पत्थर में से भी एक सुंदर भव्य प्रतिमा का निर्माण होता है, तो इस लालसा से गए हुए लोग भी जब उस अग्निकुंड में समाहित होंगे तो यज्ञ की पवित्र वेदी के रूप में उनकी ऊर्जा बन जाए। ये मेरा कहना है। एक जैसे बात साहब, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में आप कितना अंतर मानते हैं? देखिए, जीवन एक शाश्वत श्रृंखला है और ये पीढ़ी रूपांतरण तो आता ही है। कभी हम तांगे में चलते थे, घोड़ा गाड़ी में चलते थे, पैदल चलते थे, और पीछे जाएंगे तो जावा मानव, क्रो-मैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, तब जाके कहीं होमो सेपियंस आया है। और अनेक लोग तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य कभी बंदर था। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो पीढ़ी रूपांतरण तो समय में विकासवाद के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण जो नई पीढ़ी होती है, अब जनरेशन जेड की हम बात कर रहे हैं, वो इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया का उस पर बड़ा प्रभाव है। कुटुंब थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, परिवार संकुचित होते जा रहे हैं,
रोजगार के लिए विदेशों में और शहरों में हम आ गए हैं, अपने लोगों से बात करने का समय कम मिल रहा है। इसके कारण धीरे 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 इंटरनेट उनका एक बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा बन गया है। तो ये समायोजन नई और पुरानी पीढ़ी के लोगों का है कि वे सब लोग मिलकर राष्ट्र प्रथम की संकल्पना को जिएं। ये नई पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है और पुरानी पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है। मतलब कुछ वर्ग, कुछ संस्था आरएसएस को या संघ को क्रिटिसाइज करती है, जी, उसका क्या कारण है? देखिए मैं अनेक बार ये कह चुका हूं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, आप कीजिए, मैं करूं, ये करें, ये करें। मैंने विकसित भारत संकल्प संस्थान बनाया है। जी। क्या ऐसा नहीं लगता कि आगे जाकर इसका भी विरोध होगा? क्या आगे जाकर इस पर भी प्रतिबंध लगेंगे? क्या आगे जाकर समाज इसका मूल्यांकन नहीं करेगा? तो प्रत्येक अच्छे संस्थान को उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन 4 चरणों से होकर गुजरना होता है। और 100% तो जब भगवान राम के साथ नहीं हुए, आपके कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, कितनी निंदा हो रही है, कितने बड़े लोग कर रहे हैं, उस पर आपका कद निर्भर करता है। दुनिया में 1% लोग लीड करते हैं। हमारे संघ के निर्माताओं ने कहा है कि जब 1% जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र में और 3% शहरी क्षेत्र में संघ स्थान पर आने लग जाएगा, तो बाकी 97% और 99% पर ये 1% संस्कारवान जो स्वयंसेवक है, ये अपने प्रभाव को सही मायने में स्थापित कर पाएगा और राष्ट्र की मूल धारा से उन 99% लोगों का भी जुड़ाव निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो चिंताएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयंसेवक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का जो काम है कि अपने ध्येय पर चल पड़े पैर जिस ओर पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा, यह रुक रुक कर चलना कैसा। पहले ही यह पहचान चुके, यह पथ तो कांटों वाला है, पग पग पर पड़ी सिलाएं हैं, बीहड़ विपदाओं वाला है, दुर्गम पथ अंधियारा छाया, यह रुक रुक कर चलना कैसा, चल पड़े पैर जिस ओर पथिक, उस पथ से फिर डरना कैसा। एक बार साहब, हम जैसे संस्कृत भाषा की बात करें तो वो देवताओं की भाषा कही जाती है, हम उसको यूज भी करते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को लेकर भी भारत के ही कई राज्यों में विरोध है, और हिंदी भाषा को लेकर युवाओं में भी कहीं ना कहीं वो इंग्लिश पे आ गए। जी, तो वो उस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारे मूर्धन्य परोधा त्रिभाष्य सिद्धांत के प्रवर्तक रहे। उनका कहना है कि एक मनुष्य को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। एक जिसको मदर टंग, मातृभाषा कहा जाता है, क्योंकि बच्चे का जो स्वाभाविक विकास है उस परिवेश में ही होता है जिस परिवेश में जो बोला जा रहा है। तो भारत में अनादिकाल से संस्कृत भाषा देव भाषा रही है, सभी भाषाओं की जननी रही है। वो इतनी पावन, पवित्र, सुचितापूर्ण, वैज्ञानिक है कि सुपर कंप्यूटर तक भी उसी की लैंग्वेज में बन रहे हैं। जी। वहां पर जो बाइनरी लैंग्वेज है सबसे प्रॉपर उसकी कोडिंग संस्कृत में ही हो सकती है, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। हिंदी भारत के 13-14 राज्यों में बहुतायत से बोली जाती है, और चूंकि वे उत्तर भारतीय राज्य हैं और उत्तर भारत में राजनीति का केंद्र दिल्ली रहा है, दिल्ली में बहुतायत से हिंदी बोली जाती है, इसके कारण हिंदी के लोगों का प्रभाव रहा और दक्षिण के लोगों का उत्तर तक, उत्तर के लोगों का दक्षिण तक, या ईस्ट वालों का नॉर्थ तक, नॉर्थ वालों का साउथ तक जाना आना कम हुआ। तो जाना आना कम हुआ तो समन्वय कम रहा, यातायात के संसाधन भी कम थे, आवश्यकताएं भी कम थी। अब जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है तो सब लोग जाने आने लगे, एक दूसरे की भाषा को समझना भी आवश्यक हो गया है। तो हिंदी के लोग जब दूसरे राज्यों में गए और वहां पर ट्रेड करते समय भाषा का कोई विरोध हुआ, कोई परेशानी आई, तो उस सब के कारण छोटे मोटे झगड़े भी कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर महाराष्ट्र में विषय बनता है। तो अनेक विषय बनते हैं, पर सारी भारतीय भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, ऐसा परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है। तो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए पूरे भारत के लिए। तो चूंकि हिंदी बहुत अधिक परिमाण में बोली जाती है, 55 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में केवल अकेले हिंदी को बोलते, समझते, महसूस करते हैं। बाकी सब भाषाएं, मैथिली होगी, अवधी होगी, बुंदेली होगी, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, वे सब भी हमारी भाषाएं। तो पंजाबी से लेके, राजस्थानी से लेके, ब्रजभाषा से लेके, ढूंढान से लेके बाकी सबको भी यदि देखेंगे, अकेले राजस्थान में भी देखेंगे तो राजस्थानी आपके शेखावाटी के बेल्ट में कहीं और कैसे चलती है, कहीं और कैसे चलती है। तो इस तरह से हिंदी का विरोध नहीं होना चाहिए। हिंदी भारत के प्रत्येक नागरिक की भाषा बने, लेकिन साथ साथ प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी भाषा भी आनी चाहिए।
मैं अगर भैया भरतपुर को हूं और मैं अगर ब्रजभाषा में बात ना कर सकूं या ना बोल सकूं या ना समझ सकूं तो फिर मेरा जीवो बेकार है, वहां को कोई फायदा ना है। तो मोए जितनी अच्छी हिंदी आनी चाहिए, जितनी अच्छी संस्कृत आनी चाहिए, उतना ही गर्व अपनी ब्रजभाषा में बोलवे में होना चाहिए। इस बात का अगर प्रत्येक नागरिक ध्यान रखेगा, वरिक हिंदू सहोदरा वीर विरई कवितविल करल लच्चु मातृभूविन पाद पूज चयुवान ऋषिकल प्रौढ़ चिंतकर स्मृत पतत्तिलवाण वोर उल कटक की नल की ओर इम्नु नमने लिल्लोयो हिंदु वै सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। कोई भी हिंदू छोटा नहीं है, कोई भी हिंदू बड़ा नहीं है, कोई भी भारतीय, हम सब सहोदर हैं, एक माता के लाल हैं, सबका मनोभाव एक जैसा होना चाहिए। ये राष्ट्र प्रथम कैसे रहेगा, प्रथम स्थान पर कैसे रहेगा, सब विवादों को भूलकर केवल विकसित भारत बनाना है, इस संकल्प में लग जाइए। भाषा का विवाद हो, चाहे भूषा का विवाद हो, चाहे धर्म दर्शन नीति इतिहास साहित्य, ये छोटी छोटी चिल्लर समस्याएं। अरे दुनिया में न जाने कितनी समस्याएं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है कम है, और औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। आप भी अपना गम भूल जाइए, क्योंकि भारत की जिम्मेदारी सिर्फ भारत के लिए नहीं है। युगांडा, तवांगा, रवांडा, तंजानिया, मॉरिशस, मलेशिया, कांगो, स्लोवेनिया, अफकाजिया, वियतनाम, कंबोडिया, सबको सुधारना है, सबको साथ लेकर चलना है। पुनः भारतीय सभ्यता संस्कृति का झंडा विश्व में ऊंचा लहराना है, क्योंकि 850 करोड़ से अधिक की आबादी आपके नेतृत्व की ओर मुंह ताक कर देख रही है। आइए आने वाली सदी को भारत की सदी बनाते हैं, सनातन की सदी बनाते हैं, आपकी और मेरी सदी बनाते हैं। इतना आह्वान आपके माध्यम से मैं करना चाहूंगा। और आपने ये जो इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ कर रखी है, यहाँ पर आपका जो जीवन का अनेक टीवी चैनलों का जो अनुभव रहा, डीडी न्यूज से लेकर समाचार प्लस से लेकर और आज इन पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जैसे छोटे बड़े सभी लोगों को बुलाकर आप लोग जो ये अलख जगा रहे हैं, ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की ये जो चिंतन कर रहे हैं, और इस मीडिया के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से आप सबको पहुंचा रहे हैं, तो इस पर भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका काम बहुत आगे बढ़े। आप आने वाले समय में एक नेशनल लेवल का सैटेलाइट चैनल भी खड़ा करने जा रहे हैं। मेरी शुभेच्छा है, मेरी सदिच्छा है कि आप अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ पत्रकार धर्म का भी पालन करें, मीडिया को भी एथिक्स और सिद्धांत दें। मीडिया में भी जो बहुत सारी गिरावट आई है, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत बार ये चर्चा होती है कि कॉरपोरेट घरानों का शिकार या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार या राजनीति के बड़े सामर्थ्य संपन्न लोगों के साथ गठजोड़ जो मीडिया ने कर लिया है, तो सही आवाज सही कानों तक नहीं पहुंच पाती, सही क्रियान्वयन तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं और आगे एक श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में, एक अच्छे मीडिया चैनल के रूप में आपकी पहचान भारत में बनेगी, ऐसी मेरी सदिच्छा भी आपके लिए है। बिल्कुल भाई साहब, आप सबकी आशाओं के ऊपर हम बिल्कुल यथार्थ रूप से खड़े होने की पूरी कोशिश करेंगे और पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से वो पहले के समय में अनवरत चलता आया है। विकसित भारत की जो परिकल्पना के साथ में आपने जो एक मुहिम, एक जो आपने संस्था बनाई है और उसके साथ में आपके जो प्रयास है वो निश्चित रूप से यथार्थ पे और वास्तविकता में वो जरूर रूपांतरित होकर वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन मैं मेरे देशवासियों को और अपनी युवा पीढ़ियों को भी आपके साथ में यही आह्वान और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे, तब तक अकेले महेश जी, अकेले दिव्य गौड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तभी कर पाएंगे जब आपका साथ, आपका विश्वास और आपका मन हमारे साथ में होगा। इसी भावना के साथ में, राष्ट्र प्रेम के साथ में आप जुड़िए, राष्ट्र प्रेम के साथ में आप अपने कर्तव्यों को पहचानिए और उसके साथ में अनवरत रूप से उसी यात्रा पे निकल जाइए जिस यात्रा पे महेश शर्मा अब निकल चुके हैं। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नए विषय के साथ में और नए मुद्दों के साथ में हम दोबारा एक ऐसे ही पॉडकास्ट में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रणाम।